भाई नीचे कर लेना यार। इस देश में सत्ता से अलग रखा गया है। वो लोग सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक उनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। वंचित लोगों ने आज तक अपने वोट का उपयोग दूसरों को सत्ताधारी बनाने के लिए किया। मेरा उन लोगों को संदेश है कि वो वोट के अधिकार का उपयोग अपने समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए करें, शासन सत्ता पर काबिज करने के लिए करे, तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत लोगों को देख लिया लोगों ने। आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी जनता सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग हजारों सालों से हमारे दुश्मन हैं, वो आश्वासन दे दे कि भारत को स्वर्ग बनाएंगे। हमें नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए हमें। जो हजारों सालों से हम लोगों को इस देश में पीड़ित बनाकर रखा, अगर वो आश्वासन दे दे स्वर्ग ही लाएंगे, हमें स्वर्ग के बजाय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वर्ग नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? सिंपल बात, स्वर्ग नहीं चाहिए, मगर उनके नारे स्वर्ग को हमको देने का वादा करते हैं। जो चाहिए वो देने का वादा नहीं करते, बाकी स्वर्ग देने का वादा करते हैं। ये हमारे लोगों को भी आज तक समझ में नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन संविधान में वोट का अधिकार दिया, वो उस दिन बहुत खुश थे। तो पूछा उनको, आप बहुत खुश है, क्या बात है? इसके पहले इतने खुश आप दिखाई नहीं दिए। क्या कि आज मैंने रानी की नसबंदी कर दी है। अब रानी के पेट से राजा पैदा होता था, इसी नसबंदी कर दी है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से बच्चा तो पैदा होगा मगर राजा पैदा नहीं होगा। तो अब हमारा आदमी बैलेट बॉक्स से अपना राजा निकाल सकता है। इस तरीके से यदि हमारे लोग वोट का उपयोग और प्रयोग करें, कुछ नहीं करना है, कोई बंदूक उठाना नहीं है, गोली चलाना नहीं है, गोली मारना नहीं है, किसी की हत्या करना नहीं है, शांति से लाइन में खड़े होने का, शांति से जाके बटन दबा देने का, इतना काम करना है। इतना काम भी 75 साल में हमारे लोग सीख नहीं पाए। सर, जिस तरह से अभी आपके बहुत सारे ओपिनियन, बहुत सारे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपसे कर चुके, लेकिन अब हर बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस या सपा के साथ आप जाने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस से बात बनी है कि सपा से? लोकतंत्र में जब लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो सारे के सारे लोग जाकर संसद में बैठते हैं। साइड में ओवैसी साहब बैठते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी के बैठते हैं, फिर कांग्रेस के बैठते हैं, सारे इकट्ठे बैठते हैं संसद में। इधर मैदान में साला बड़ा हंगामा करते हैं, अरे तुम बीजेपी के साथ जा रहे हो, तुम कांग्रेस के साथ जा रहे हो, समाजवादी के पास जा रहे हो। लोकतंत्र में हमें अपने लोगों का हित, जनहित ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी पड़ती है। ये लड़ाई है। माओ कहते थे पॉलिटिक्स इज अ ब्लडलेस वॉर, ये वॉर है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये हमारा चुनाव ऑफिस नहीं है, ये वॉर रूम है। हमारे लोग समझ में नहीं आता, और ऑफिस का नाम रखा वॉर रूम। वो वास्तव में ये वॉर है, ये युद्ध है। तो इसमें हम लोगों को लड़ाई लड़नी है,
तो लड़ाई बगैर रणनीति के नहीं हो सकती। तो कांग्रेस से भी वार्ता हो सकती है, समाजवादी से भी वार्ता हो सकती है, क्या दिक्कत है? जो राष्ट्रीय परिवर्तन, कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए, अरे वो मोहम्मद मेश्राम को आप ऐसा कह रहे थे, आप उनके साथ क्यों जा रहे हो? कांग्रेस को पूछना चाहिए, वो तो ऐसा कह रहे थे। तो हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, समझौता नहीं कर रहे हैं। हमारे लोगों को तो शब्दों के अर्थ भी समझ में नहीं आते। समझौता किसको बोलते हैं, गठबंधन किसको बोलते हैं? हम गठबंधन कर रहे हैं, समझौता नहीं कर रहे। गठबंधन का क्या मतलब है? तुम्हारा कुछ छोड़ दो, हम हमारा थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, तुम भी छोड़ो, हम भी छोड़ते हैं। जितने पर तुम्हारी हमारी सहमति बनती है उतना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं और आगे लड़ते हैं। जो बचे हुए मुद्दे हैं उसके लिए हमारा संगठन लड़ता रहेगा, तुम्हारे बचे हुए मुद्दे तुम्हारा संगठन लड़ता रहेगा। इसकी आज़ादी तो कोई रोक नहीं सकता। बराबर। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो बना है, इसमें कितने पार्टी के कितने लोग हैं? 31 पार्टी के लोग थे, अभी ये 35-36 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी खबरें लोगों तक पहुंच रही है वैसे वैसे फील्ड में। अभी एक मंत्री मायावती के मंत्रिमंडल में थे, प्रतापगढ़ के, उन्होंने 12-13 जिलों में संगठन बनाया, पता चला वो बात करना चाहते हैं। अब हम तो मंत्री है नहीं, न रहे न कभी, हमको पता नहीं। मंत्री हमको पूछ रहे हैं, तो मंत्री हमको क्यों पूछ रहे हैं? हमारी संगठन शक्ति है, हमारी जनशक्ति है। 403 विधानसभा में 403 विधानसभा में हमसे कोई गठबंधन करे तो भी लड़ेंगे, नहीं करेंगे तो भी लड़ेंगे। सर जिस तरह से तो किसी गठबंधन की वैसे जरूरत नहीं है। सर जिस तरह से बीजेपी लगातार हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव का उत्तर प्रदेश का रुख ले जाने का प्रयास कर रही है, अभी अयोध्या थी, इसके बाद में काशी का मामला वो लोग लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। क्या विपक्षी के पास में आरएसएस की जो नीतियां हैं, पॉलिसी हैं पॉलिटिकल के तौर पर और उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, बैक में आरएसएस है, क्या संघ परिवार को विपक्ष रोकने लायक है वर्तमान की स्थिति में? दो बातें हैं। एक तो चुनाव के पहले 6 महीने परास्त करने का गठबंधन होना चाहिए। बीजेपी को परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाया जाना चाहिए। महागठबंधन किसी के पास भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष में महागठबंधन नहीं है। महागठबंधन के बगैर बीजेपी चुनाव नहीं हारेगी। महागठबंधन होना चाहिए। महागठबंधन है नहीं तो बीजेपी के चुनाव जीतने के ज्यादा चांसेस है। रहा वो धर्म का सहारा लेते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, ये सारा का सारा खेल वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं, सर आज भी कर रहे हैं। तो उनको काउंटर करने का काम करने वाले लोगों को अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वो बना नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन बनाया जाए, हमारी कोशिश जारी है। सर एक और सवाल है, आप लगातार 2014 से ईवीएम के मुद्दों को लेकर हाईलाइट किया, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ऐसा निकल के आ रहा है कि ईवीएम के आधार पर लड़ा जाएगा और जो पर्ची निकली उसकी 100% काउंटिंग के लिए चुनाव तैयार नहीं है। तो अगला स्टैंड क्या है कि क्योंकि भ्रष्टाचार तो पर्ची से ही पकड़ा जाएगा, ईवीएम तो उसका प्रतिशत तो वोट है नहीं रिकॉर्ड में, तो उसके लिए क्या स्टैंड है आपका? अभी ये बात जब हम अखिलेश को मिले तो अखिलेश ने भी हमको पूछा जो मुख्यमंत्री शपथ लेना बाकी है। हाँ अखिलेश जी आप सुन लीजिए अखिलेश जी का मुख्यमंत्री का शपथ विधि बाकी है, बाकी वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ विधि केवल बाकी है। आप लोगों को पत्रकारों को ज्यादा मालूम होता है, पूर्वानुमान है ये, केवल अभी उनका शपथ विधि बाकी है, बाकी वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए गठबंधन महागठबंधन इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए ज्यादा चांसेस जो है उसके है। तो जब मेरी मुलाकात उनकी हुई जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उन्होंने मुझे पूछा
ईवीएम का क्या? अगली कड़ी में मैंने कहा अखिलेश जी आप मुख्यमंत्री रहे, मेरे को क्यों पूछ रहे? कहा आप ही तो लड़ रहे हैं ईवीएम की, बाकी तो कोई हमें दिख नहीं रहा है लड़ने वाला। हमने कहा देखो इसको लड़ने के दो तरीके हैं। पहले अगर आप हमारे साथ गठबंधन करते हैं तो बंदोबस्त हो जाएगा ईवीएम का। क्यों? जब तक आप अपने विरोधियों में डर पैदा नहीं करोगे तब तक ईवीएम का उपयोग वो करते रहेंगे। एक तो कारण हमने बताया कि डर पैदा करना होगा, वो गठबंधन से होगा। दूसरा, गठबंधन होते ही हम लोगों को दो काम करना चाहिए, एक बयान देना चाहिए और एक रिटर्न मेमोरेंडम चुनाव आयोग को देना चाहिए। बयान ये देना चाहिए कि यदि ईवीएम में घोटाला हुआ तो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में विद्रोह करेगी और हम करवाएंगे। दूसरा, चुनाव आयोग को बोल देंगे कि यदि आपने ये गड़बड़ी को रोकने का काम नहीं किया तो ये 23 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बराबर। ऐसा नहीं है कि बंगाल में ऐसा प्रयास नहीं किया गया होगा, मगर बंगाल में जब उनको लगा कि ऐसा करना खतरनाक है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, प्रशासन उनके नियंत्रण में है, तो गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा, तो ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं महागठबंधन बनाकर, मगर ऐसा हुआ नहीं।